बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान नसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक ख़बर नाज़रीन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की नाअहली से मुतल्लिक़ है। कप्तान की नाअहली का ये क्या मामला है, ये तफ़सीलात और इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक अहम शख्सियत ने एक बड़ी शख्सियत को ख़त लिखा है। अब इस लेटर में इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ किस इशू को रेज़ किया गया है, क्या इस्तदा की गई है और ये लेटर किसने लिखा है और किसको लिखा है, ये डिटेल और इसके अलावा हम बात करेंगे कि पंजाब के जो निगरान वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी, क्या वो माजी में सीआईए के एजेंट रह चुके हैं। इस पर भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे जो पेशावर में आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पुलिस लाइन पेशावर की जो मस्जिद है, वहाँ पर एक ख़ुदकुश हमलावर ने ख़ुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसके नतीजे में जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब तक की इत्तलात के मुताबिक 32 अफराद जो है वो शहीद और 140 से ज़ायद जो है वो ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। और ज़ख्मियों के हवाले से ये रिपोर्ट भी सामने आ रही हैं कि जो इंजर्ड हैं उसमें कुछ ऐसे भी हैं जिनकी हालत जो है वो क्रिटिकल बताई जाती है, तशवीशनाक बताई जाती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो शोधा हैं जिनकी तादाद अभी 32 बताई जा रही है, उसमें मज़ीद आगे चल के भी जो है वो इजाफ़ा हो सकता है। अब सूरत हाल नाज़रीन पेशावर में यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब जो हैं वो पेशावर पहुँचे हैं। लेडी ग्रेडिंग हॉस्पिटल में जाके उन्होंने ज़ख्मियों की इयादत की है और इस हमले से मुतल्लिक वहाँ पर एक हंगामी इजलास भी जारी है। और सवालात नाज़रीन ये उठ रहे हैं कि जहाँ पर यह धमाका हुआ पुलिस लाइन पेशावर में, ये बड़ा ही प्रोटेक्टिव एरिया था, रेड जोन में था, हसास इलाका था। तो सवाल ये उठ रहा है कि हमलावर जो ख़ुदकुश हमलावर था वो पुलिस लाइन की जो मस्जिद है वहाँ पर कैसे पहुँचा, उसको चेक क्यों नहीं किया गया, उससे रसाई कैसे मिली। तो ये सवालात अपनी जगह पे उठ रहे हैं, लेकिन ये तमाम सवालात जो हैं इनके जवाब जब तहकीकात होंगी तभी इनके इन सवालों के जवाब आएंगे कि ये ख़ुदकुश हमलावर कहाँ से चला, इसके फैसिलिटेटर कौन थे और कहाँ पे प्लान बनाया गया। लेकिन आज मेरे जहन में एक सवाल है, मुझे तो उस सवाल का जवाब नहीं मिला कि एक मुसलमान जो अपने सीने के ऊपर एक ख़ुदकुश जैकेट पहन के एक मस्जिद में जाता है, वैसे तो ये मस्जिद में धमाका हुआ इसकी भी मज़म्मत की जा रही है, लेकिन किसी अगर बाज़ार में भी हमला हो और वहाँ पर मुसलमान शहीद हों, पाकिस्तानी शहीद हों, तो उसके भी वो अटैक भी, वो भी ख़ुदकुश हमला जो है वो भी काबिल मज़म्मत है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक मुसलमान जब ख़ुदकुश जैकेट पहन के मस्जिद में जाके ख़ुद को फाड़ देता है, तो वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं, आज भी जब ये हमला हुआ तो लोग ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रहे थे, तो अल्लाह के सामने मौजूद थे, अल्लाह के सामने सजदा कर रहे थे, अल्लाह के सामने रुकू कर रहे थे, अल्लाह के घर के में हाज़िर थे, अल्लाह के सामने हाज़िर थे। तो क्या एक शख्स जाके अगर ख़ुद को इस तरीके से बम से उड़ा देता है, क्या वो मुसलमान है? क्या वो जन्नती है जो इस तरीके से जाके अपने मुसलमानों को जाके टारगेट कर रहा है? अब कुरान में तो ये वाज़ेह लिखा गया है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि 32 घर जो है वो उजड़ गए, 32 शोधा हैं, 140 जो है वो ज़ख्मी हैं और बताया जा रहा है कि जो शोधा की तादाद है बढ़ सकती है। तो मेरा ये सवाल था जो मैं आप नाज़रीन के सामने रखने जा रहा था कि एक मुसलमान कैसे दूसरे मुसलमानों की जो है वो की शहादत का, मतलब इस तरीके से शहादत का जो है वो सबब बन सकता है। अब आ जाते हैं हमारे आज के वीलॉग की नाज़रीन जो दीगर ख़बरें हैं। एक तो फवाद चौधरी साहब को आज इस्लामाबाद की अदालत से रिलीफ मिला है। उनका जिस्मानी रिमांड की जो दरख्वास्त थी सरकार की प्रोसिक्यूशन की, उसे रद्द कर दिया गया और फवाद चौधरी को 13 फरवरी तक जो है वो जुडिशल कर दिया गया है। और अदालत के इस ऑर्डर के बाद फवाद चौधरी की ज़मानत की दरख्वास्त भी जो है वो अदालत में दायर कर दी गई है। तो कल इस ज़मानत दरख्वास्त के ऊपर समाअत होगी। देखते हैं कि कल अदालत में फवाद चौधरी की दरख्वास्त ज़मानत पे क्या डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा नाज़रीन शेख रशीद साहब को भी आज इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है। जो ख़बरें ये सामने आ रही थी कि लाल हवेली को सील कर दिया गया, तो आज जब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस वकास मिर्ज़ा साहब की अदालत में इस केस की समाअत हुई है शेख रशीद की दरख्वास्त के ऊपर, तो मतरूका वक्फ इमलाक के हुकाम ने आके बताया कि जो लाल हवेली है उसको सील नहीं किया गया, लेकिन उससे मुंसलिक जो मतरूका वक्फ इमलाक के यूनिट हैं उन्हें सील किया गया है।
तो जब ये मौक़िफ़ मुतलका वक़्फ़ इमलाक के हुकाम ने अदालत के सामने रखा तो अदालत की जानिब से जो शेख साहब की दरख्वास्त थी उसको डिस्पोज़ ऑफ कर दिया गया और मतरूका इमलाक बोर्ड को यह डायरेक्शन की गई है कि शेख साहब की लाल हवेली के हवाले से जो फैसला आपने करना है 15 दिन आपके पास हैं, 15 दिन की डेडलाइन है, 15 दिन के अंदर इस मामले का फैसला करें। अब आप देखें कि 1996 से ये लिटिगेशन चल रही है लेकिन अभी तक ये फैसला हो नहीं पा रहा कि लाल हवेली शेख रशीद की मलकियत है या ये मतरूका वक़्फ़ इमलाक की मलकियत में आती है। अगली खबर नाज़रीन, जो हमने 2 रोज़ पहले आपके साथ एक शर्मनाक खबर शेयर की कि कराची के एक प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे को अंग्रेज़ी में बात ना करने पर उर्दू में बात करने के ऊपर जो है उसके चेहरे के ऊपर जो है वो कालक लगा दी गई। हमने आपको बताया था कि इस मामले के ऊपर नोटिस लिया गया है। जो सिंध के मुतलका डायरेक्टोरेट हैं जो प्राइवेट स्कूल वगैरह को रेगुलेट करते हैं, उनकी जानिब से नाज़रीन नोटिस लेके अब जो कार्रवाई की गई है उसमें एक तो इस निजी स्कूल का जिसका नाम जो है वो सिविलाइजेशन स्कूल बताया जा रहा है, उसका ना सिर्फ लाइसेंस मनसूख कर दिया गया है बल्कि 1 लाख का जुर्माना भी किया गया है। और इसके साथ साथ नाज़रीन जिस स्कूल टीचर ने ये हरकत की, ये इक़दाम किया कि बच्चे के चेहरे के ऊपर स्याही मली, उसको भी स्कूल से फ़ारिग कर दिया गया है। और स्कूल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ सामने आया है कि ख़ातून टीचर का जो इस्तीफ़ा था उससे एक्सेप्ट कर लिया गया है, अब वो हमारे स्कूल के साथ मुंसलिक नहीं। इसके अलावा नाज़रीन बल्दियाती इंतख़ाबात के हवाले से इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतख़ाबात की बात कर रहे हैं। पोलिंग की तारीख़ आई 31 दिसंबर को, लेकिन वफाकी हुकूमत ने एक लेजिस्लेशन की और फिर इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया कि इलेक्शन जो है वो मौखर कर दिया गया। लेकिन हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि नहीं, 31 दिसंबर को इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतख़ाबात की पोलिंग करवाई जाए। लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन और वजारत दाखिला ICA में चले गए और इसी दौरान जो कानून था, जो यूनियन कौंसल 100 से बढ़ा के 125 की गई, वो कानून जो है वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से उस पर दस्तखत नहीं किए गए और वह वापस वजारत पार्लिमानी अमूर को भिजवा दिया गया। तो अब नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि चूँकि सदर साहब ने वो बिल वापस भिजवा दिया था और वो जॉइंट सेशन से सिर्फ मंजूर हो सकता था, लेकिन सदर साहब ने जॉइंट सेशन की जो रिक्विजिशन थी उसको भी रद्द कर दिया गया था। लेकिन तीसरी मरतबा जो रिक्विजिशन जॉइंट सेशन के लिए मुश्तरका इजलास के लिए पार्लियामेंट के लिए भिजवाई गई, वो रिक्विजिशन नाज़रीन सदर साहब ने एक्सेप्ट कर ली है और बल्दियाती इंतख़ाबात के कानून को मंजूर कराने के लिए अब 8 फरवरी दिन 3 बजे जो है वो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है। हमारी नाज़रीन आज के वीलॉग की जो 2 खबरें हैं उन पर आने से पहले सिर्फ एक खबर रह गई है, उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और ये नाज़रीन खबर है परवेज़ इलाही साहब के जो सेक्रेटरी हैं, साबिक सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी साहब, उनसे मुतल्लिक है। कल नाज़रीन उनसे मुतल्लिक खबर सामने आई कि मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ FIA ने इंक्वायरी शुरू कर दी है और महकमा मवासलात के एक STO राना मोहम्मद इकबाल को गिरफ्तार किया गया है, जिसने बताया है कि उन्होंने 46 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है मोहम्मद खान भट्टी को जाके दी है। अब नाज़रीन इस केस में डेवलपमेंट ये हुई है कि राना मोहम्मद इकबाल ने अदालत के सामने जो रिपोर्ट हुआ है कि अदालत के सामने राना मोहम्मद इकबाल ने जाके अपना इकबाली बयान या इतराफ़ी बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने जो 50 करोड़ के करीब रिश्वत इकट्ठी की, जब यह रिश्वत की रकम मैंने मोहम्मद खान भट्टी के सपोर्ट की तो उस वक्त वहाँ पे परवेज़ इलाही के बेटे मोनिस इलाही भी मौजूद थे। और इस स्टेटमेंट में यह भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि 2 कंपनियों को ठेका देने के लिए, तरक्याती स्कीमों का ठेका देने के लिए मोहम्मद खान भट्टी ने 10 करोड़ की रिश्वत ली। अब ये जो इल्ज़ामात हैं मोहम्मद खान भट्टी पे, ये कितने हकीकत पे मबनी हैं, कितने सच्चे हैं, कितने खरे हैं, ये नाज़रीन मामला अदालत में तय होगा। लेकिन सवाल नाज़रीन मेरा ये है कि PWD की ये जो स्कीमें निकलती हैं, जो MNAs MPs को तरक्याती फ़ंड दिए जाते हैं, इसमें नाज़रीन बहुत सारे लोग जिसमें अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मुबैना तौर पे और जो PWD के मुलाजमीन होते हैं, ख़ास तौर पे जो उनके ठेकेदार होते हैं, वो बहती गंगा में अपनी चूंच गीली करते हैं, यानी करप्शन, बेज़ाब्तियाँ बड़े पैमाने पे होती हैं। अब अगर मुल्क के अंदर लोकल बॉडी सिस्टम का कोई निज़ाम हो और ये पैसे यहाँ मरकज़ से जब नीचे जाते हैं, लाहौर से नीचे तक जाते हैं, तो पता नहीं कितनी जगह के ऊपर कमीशन देने पड़ते हैं, हिस्सा देना पड़ता है, परसेंटेज देनी पड़ती है। लेकिन अगर लोकल बॉडी सिस्टम पाकिस्तान में इवॉल्व हो, 15 से 20 साल वो चले, तो इसका नाज़रीन एक तो फ़ायदा ये होगा कि पैसे जो हैं वो डेवलपमेंट के नीचे हर तहसील की सतह पे जाएंगे, ज़िले की सतह पे जाएंगे। और ये जो 3 ख़ानदान पिछले कुछ सालों से, अब तो 3 ख़ानदान तो नहीं, 2 ख़ानदान और तीसरा ख़ानदान तो नहीं कह सकते, वो सिर्फ चेयरमैन PTI इमरान खान साहब हैं, जो सालों से हमें ये चेहरे नज़र आ रहे हैं। अगर ये बल्दियाती इंतख़ाबात का सिस्टम चले
तो मुल्क को, मुल्क की आवाम को, 22 करोड़ 24 करोड़ आवाम को नई लीडरशिप मिलेगी। लेकिन आप देखें कि चलें, जरदारी ने लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं करवाए, नवाज शरीफ ने करवाए, लेकिन वो भी सिस्टम नहीं चला। और फिर इमरान खान साहब बड़े ही दावेदार थे कि हम आएंगे, बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन उन्होंने जो बल्दियाती इलेक्शन करवाए उसका क्या नतीजा निकला अब तक आप देख लें कि पंजाब में खान साहब की हुकूमत रही, बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाए जा सके, जो हुकूमतें मौजूद थीं उन्हें भी घर भेज दिया गया। तो खान साहब जो इस सिस्टम के हामी थे वो भी इस हवाले से कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा सके। अब देखते हैं कि लोकल बॉडी सिस्टम को कौन प्रमोट करता है, कैसे प्रमोट होता है। लेकिन नाज़रीन, मुल्क को अगर आगे लेके जाना है और निचली सतह तक अगर अख्तियारात को आपने लेके जाना है, आवाम को बाख्तियार बनाना है, एम्पावर करना है, तो लोकल बॉडी सिस्टम, क्योंकि ये एक तीन आप कह लें कि जैसे ऑटो रिक्शा होता है उसके 3 पहिए होते हैं, तो हमारे जो मुल्क का पार्लिमानी निज़ाम है उसके भी 3 पहिए हैं। एक कौमी असम्बली का पहिया हो गया, एक सूबाई असम्बली का पहिया हो गया, और तीसरा जो पहिया है वो लोकल बॉडी सिस्टम का है, लोकल गवर्नमेंट का है। लेकिन हम सूबाई हुकूमतों पर फोकस करते हैं, कौमी असम्बली पे फोकस करते हैं, लेकिन जो तीसरा टेयर है, तीसरी लेयर है पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की पाकिस्तान में, इसको हम सालों से नज़रअंदाज कर रहे हैं। और जब तक हम नज़रअंदाज करेंगे, ये लूली लंगड़ी जो जमहूरियत पाकिस्तान में होती है ये आवाम को डिलीवर नहीं कर सकती जब तक एक सही सिस्टम पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत यहाँ पे राज नहीं किया जाएगा। अब आ जाते हैं कि इमरान खान साहब की नाअहली का मामला क्या है। एक तो नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जिन 33 हलकों पे इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है कि PTI का कोई कैंडिडेट इलेक्शन नहीं लड़ेगा, सिर्फ वाहिद कैंडिडेट इमरान खान साहब होंगे। इस मामले को नाज़रीन के इमरान खान एक से ज़ायद सीटों पर कैसे इलेक्शन कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, इसे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। उस दरख्वास्त में कहा गया है कि खान साहब ने 7 ज़िमनी इंतखाबात में पहले हिस्सा लिया और 7 से बल्कि ज़्यादा 7 पर तो वो जीते, लेकिन जिन ज़िमनी इंतखाबात में खान साहब जीते उसमें से खान साहब ने किसी सीट को ना छोड़ा, ना किसी सीट के ऊपर जाके हलफ लिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि वो 7 सीटें तो खान साहब जीत के बैठ गए हैं, किसी सीट पे हल्फ उठाने के लिए तैयार नहीं। अब 33 सीटों के ऊपर इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। 33 सीटों पे इमरान खान साहब जीतेंगे तो एक सीट खान साहब को रखनी पड़ेगी, बाकी 32 छोड़ना पड़ेंगी, ये 7 भी छोड़ना पड़ेंगी। तो 4 करोड़ रुपया एक सीट पे खर्चा आता है। तो ये खर्चा कौन देगा? तो खान साहब को इलेक्शन लड़ने ना दिया जाए मल्टीपल सीट पे। दूसरा नाज़रीन, यही नुक्ता उठाया है आज सेनेट में जो हुकूमती सेनेटर हैं इरफान सदीकी साहब, उन्होंने भी कहा है कि भारत में कानून साजी की गई है और वहाँ पे एक जो कैंडिडेट है वो 2 से ज़्यादा सीटों पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और उन्होंने कहा कि भारत तो अब ये भी कानून साजी करने जा रहा है कि ज़िमनी इलेक्शन जिस सीट के ऊपर होगा, जिस सीट पे कैंडिडेट जीतेगा, दूसरी सीट छोड़ेगा, उसके जो अखराजात हैं वो जीतने वाला उस सीट को छोड़ने वाला अदा करेगा। अब इरफान सदीकी साहब ने कहा है कि मैंने भी इस मामले के ऊपर जो है वो ख़त लिख दिया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को। एक शख्स जो है वो मल्टीपल सीट पे चलें, कोई तादाद मुकर्रर करें, 1 कर दें, 2 कर दें, 3 कर दें, लेकिन 33 सीटों के ऊपर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसको माशी बहरान का सामना है, मुल्क ये कैसे अफोर्ड कर सकता है? तो देखते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इरफान सदीकी के इस लेटर के ऊपर क्या फ़ैसला या क्या इक़दाम उठाते हैं। अब मोहसिन नकवी साहब से मुतल्लिक़ क्या वो माजी में CI के एजेंट रह चुके हैं? तो नाज़रीन, एक हमारे साबिक मेजर रिटायर्ड हैं पाक फ़ौज से आदिल राजा साहब, उन्होंने नाज़रीन एक ट्वीट किया है। मैं ये ट्वीट आपको पढ़ देता हूँ। अब उस ट्वीट में किस खूबसूरत अंदाज से आदिल राजा साहब जो है पाकिस्तान के अवाम को पाक फ़ौज से और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से मुतनफ़र कर रहे हैं, आप सुने और फिर इस ट्वीट की मैं हकीकत भी आपको बताता हूँ। ट्वीट है नाज़रीन आदिल राजा साहब का, जिसमें ये लिखते हैं कि ज़राए, और फिर ब्रैकेट में उन्होंने लिखा खामोश मुजाहिदों। ज़राए का दावा है, यानी खामोश मुजाहिदों का दावा है कि ISI के एक्सटर्नल विंग ने माजी में मोहसिन नकवी को CIA के लिए काम करने की रिपोर्ट दी और इसे कई हसास तकरीबात में शिरकत की क्लियरेंस नहीं मिल सकी। तो फिर इसे और हुसैन हक्कानी को अचानक कैसे सिक्योरिटी क्लियरेंस दी गई? क्या हम सब बिक चुके हैं? अब इसमें हुसैन हक्कानी हवाले के मामले को मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन यहाँ पे चूँकि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का नाम आ रहा है कि उनसे मुतल्लिक़ ISI की कोई एक्सटर्नल रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया था, जिसमें यह लिखा गया था, ज़ाहिर सी बात है कोई रिपोर्ट है तो उसमें तहकीकात की गई होंगी, इंक्वायरी की गई होंगी कि मोहसिन नकवी जो हैं वो CIA के एजेंट हैं। अब अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी बैठ के वो दावे करते रहते हैं और ये ट्वीट भी उन्होंने अपने ट्वीट के ऊपर कर दिया। लेकिन नाज़रीन, इस तरह की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो तो तहरीरी तौर पे होती हैं, ज़ुबानी रिपोर्ट्स तो नहीं होती। आप किसी के ख़िलाफ़ इतना बड़ा गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दें कि मोहसिन नकवी जो पाकिस्तानी हैं
और सीए के लिए वो एजेंट के तौर पे काम कर रहा था, यानी मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा था, लेकिन आप एक कागज़ का टुकड़ा भी ना दिखाएं कि ये आईएसआई के एक्सटर्नल विंग की रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट बताती है कि मोहसिन नकवी मुल्क का गद्दार है, सीए का एजेंट है। आप ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाते, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं देते, लेकिन आपने ट्विटर के ऊपर कह के उस बंदे को, मोहसिन नकवी को, जिसके दिलों का हाल खुदा जानता है, आपने कहा कि वो सीए का एजेंट है, मुल्क के साथ गद्दार है। ये नाज़ इस तरह के दावे करते रहते हैं। हमारे आदिल राजा साहब पाक फ़ौज के साबिक मेजर हैं और इवन के वो अपना गुस्सा पाक फ़ौज पर निकालते रहते हैं, आईएसआई पे निकालते रहते हैं। इनके मुकाबले में नाज़रीन एक और मेजर हैं, भारत के मेजर गौरव आर्या। वो भी अपनी फ़ौज को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन जहाँ पे रियासत की बात होती है, हमने देखा है कि कभी वो रियासत की जो रेड लाइन है उसको हिट नहीं करते। लेकिन यहाँ पे आदिल राजा साहब ने एक पाकिस्तानी को, एक निगरान वज़ीर आला को, एक टीवी चैनल के ऑनर को, एक मीडिया ग्रुप के मालिक को जो है वो गद्दार करार दे दिया और पता नहीं लाखों उसके देखने वाले हैं, उसको सुनने वाले हैं, उसके ट्वीट पढ़ने वाले हैं और वो उसको धड़ाधड़ जो है वो ट्वीट किए जा रहे हैं, रीट्वीट किए जा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि इसका एक्सप्रेशन क्या है। जो ट्वीट उन्होंने किया है, इसको 1,44,000 लोग जो है वो देख चुके हैं, 4426 लोगों ने रीट्वीट किया है और 11,000 लोगों ने जो है इसको लाइक्स किया है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि झूठ ही कहेंगे जब आपने किसी रिपोर्ट का हवाला नहीं दिया, कोई रिपोर्ट आपने जाहिर नहीं की, लेकिन आपने इल्ज़ाम लगा दिया। किस पे इल्ज़ाम लगाया? जो इस वक्त पंजाब का निगरान वज़ीर आला है। तो हम अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए, अगर आदिल राजा साहब के पास ज़राए से ख़बर सामने आई है जिसमें उन्होंने लिखा कि खामोश मुजाहिद, यानी उन्हें फ़ौज के अंदर से, एस्टेब्लिशमेंट से ये चीज़ फीड की गई होगी, तो उनसे तकाज़ा करें भाई रिपोर्ट दें, रिपोर्ट हमने दिखानी है। लेकिन उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दिखाई। तो इस खबर की जो हकीकत है वो रिपोर्ट के साथ तो हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई रिपोर्ट थी, लेकिन अगर रिपोर्ट नहीं दिखा रहे तो ये एक लोगों को गुमराह करना, लोगों के सामने गलत बयानी करना, बल्कि ऐसे झूठ जो है वो तस्वर किया जाएगा और ये झूठ ही बज़ाहिर लगता है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।